तो आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के हमको जो नीट के अकॉर्डिंग पूरे जितने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं वो हम लोग एक फार्मूला पूरी शीट बना के अपने पास एक वन शॉट के तौर पे करेंगे आज, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से मान के चलो कि आपका एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या है चैप्टर का नाम अपना, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फोर्स या उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई फील्ड वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब आता कौन से डोमेन में है? ये पूरा आता है हमारा डोमेन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन। कौन से डोमेन में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को चार्ज एट रेस्ट के बारे में पूरे के जितने फॉर्मूले हैं हमारे, वो क्या मान के करेंगे, चार्ज किस में है हमारा, रेस्ट स्टेट में। कौन से स्टेट में? रेस्ट स्टेट में। तो अब इसमें मैंने जब से बोला चार्ज, अब यहाँ पे चार्ज के लिए एक फंडामेंटल लॉ बहुत पहले से हम मानते आए हैं कि लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। तो ये तो क्या है, हमारा फंडामेंटल लॉ है। अब इसी में जो चार्ज है, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हमको पढ़नी, जिसपे हमारे एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, उस पर हम लोगों में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये तीनों प्रॉपर्टी हैं क्या क्या? तीनों प्रॉपर्टी ये हैं कि पहली प्रॉपर्टी जो आपकी चार्ज की होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारी एडिटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी कंजर्वेशन। जिसमें से हर प्रॉपर्टी से हमारे पेपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बात करूं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, प्लस माइनस एन ई के बराबर। यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज, यहाँ पे N क्या है, नंबर, और ये क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इस फॉर्मूले का आपका यूज़ कहाँ करोगे क्वेश्चन में? अगर आपको जैसे आगे हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, ये सब चीज़ें आगे हम लोगों को पढ़नी है, तो उसमें अगर आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी, तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करोगे कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया गया कि कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, और इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, अब इसको मैंने यहाँ पे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, मतलब टोटल चार्ज मैंने कितना ऐड कर दिया। इस प्रकार से अगर आपको कोई डेटा दिया गया होगा तो आप यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालोगे और आपके फॉर्मूले में इसको पुट करोगे। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को मैं बोला जाता है कि आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। कैसा सम? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि आप जो चार्जेस है उसको विद देयर साइंस ऐड करते हो, जो भी उसके साइन है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब यहाँ पे इसका जो लॉ यूज होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में कहाँ पे होता है, जब हम गॉस लॉ करते हैं। जब हम गॉस लॉ करते हैं तो गॉस लॉ में क्वेश्चन में इस चीज़ का यूज होता है, क्योंकि गॉस लॉ में हम लोग जानते हैं कि एक गॉसियन सरफेस बनती है, उसके अंदर चार्ज इंक्लूज होता है। अगर हमारे मल्टीपल चार्जेस हैं वहाँ पे, तो मल्टीपल चार्जेस को हमको सिंगल चार्ज में करना पड़ेगा। सिंगल चार्ज में करने के लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे वहाँ पे? एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे कि एक नीट में ही एक PYQ पूछा गया है कि एक सरफेस इस प्रकार से दिया हुआ था कोई सा, यहाँ पे क्या दे दिया था, 2Q चार्ज दे दिया था, यहाँ पे -2Q चार्ज है, यहाँ पे 3Q चार्ज, बाहर दे दिया था 4Q चार्ज। अब आपसे पूछा गया था फाइंड द गॉस, मतलब फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ से हम जानते हैं E डॉट डी किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका एरिया कुछ आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में गिवन, चार्ज एनक्लोज में कितना है, ये कैंसिल हो गया, एनक्लोज में था 3Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी यहाँ से, E इजिकल्स टू, ये नीचे जाएगा 3Q अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, वट एवर एरिया विद द
गिवन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं। फिर थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है हमारी है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। अब कंजर्वेशन प्रॉपर्टी में चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, या द टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, कि पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे हमारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद चार्ज के बाद हमने पढ़ लिया। अब चार्ज के बाद हमारा टॉपिक क्या आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली कूलम्स लॉ के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ जो है आपका वो बोलता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 है, एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम मतलब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगी डायरेक्शन भी होगी, और अगर डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कहाँ पे होगी जो उसकी लाइन ज्वाइन हो रही है, मतलब अगर ये लाइन यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो रही है, इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वहीं पे आपका फोर्स रहेगा, फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी। तो अभी दो इक्वेशन है 1 और इक्वेशन 2, दोनों कंबाइन करोगे तो ये हो जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक क्या आता है कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि इन दोनों के आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, वो आप अभी निकालोगे, और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या हो गया आपका K और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना है। फिर इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड कौन सा होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ में कितना है, मतलब अगर ये कोई रॉड है इस पे इसकी पर यूनिट लेंथ पे, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड बाय लैम्डा। फिर एक होता है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक कोई एरिया है उस एरिया में पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आपका प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे आपको कूलम्स लॉ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, इसके बाद इसी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम क्या कूलम्स लॉ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं चार्ज की वैल्यू। तो अभी तक हम लोगों ने चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ा है, एक कौन सा पढ़ा है क्वांटाइजेशन वाला। कौन सा पढ़ा है क्वांटाइजेशन वाला। अब इसी में एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या आता है यहाँ पे हमने क्या किया सिर्फ इसको एयर में माना है। कहाँ पे माना है एयर में। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई ना कोई थर्ड ऑब्जेक्ट रख दूँ या कोई इसको पानी में डिप कर दूँ पूरे को, तो इसका मीडियम चेंज हो जाएगा, एयर नहीं रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फोर्स का बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने डायरेक्शन को इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका फोर्स का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे एप्सिलॉन r क्या होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो दोनों फोर्सेस में रिलेशन होता है F इज नया वाला फोर्स अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, इस पर भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नीट के पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जो भी हमारे फोर्स हैं, जो भी हमारे फोर्स या जो भी हमारी फील्ड हैं, वो सब क्या हैं अपने अपने डायरेक्शंस के साथ क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेकंड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, थर्ड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि एफ नेट आपका किसके बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड जितने भी फोर्सेस होंगे उसके साथ ही लगेगा। बट अगर ये फोर्स अलग अलग है, मान लो एक फोर्स आपका यहाँ पे है, इसको बोल दिया हमने F1, दूसरा फोर्स
कुछ एंगल से F2, तीसरा फोर्स यहाँ से थीटा एंगल बना के ये F3, ठीक है। अब हमको अगर फोर्स लिखना होगा तो हम फोर्स किस में लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में अलग लिखेंगे, वाई एक्सिस में अलग लिखेंगे। तो अगर F1 एक्स एक्सिस अगर मैं लिखता हूँ तो इसको मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूँगा, यहाँ पे क्या जाएगा F2 कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा F2 साइन थीटा। ये सबको पता है कि जब भी हम लोग उसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो जहाँ से कॉस का कंपोनेंट बनता है, जहाँ से बेस होता है, बेस से उठते हुए जहाँ पे आपका वो जाता है वहाँ पे कॉस का कंपोनेंट आता है, और उसके परपेंडिकुलर पे कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन का कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस में क्या हो गया F3 प्लस F2 कॉस थीटा, एंड वाई एक्सिस पे क्या हो गया आपका F1 प्लस F2 साइन थीटा। या इसके बाद अगर मुझे रिजल्टेंट भी निकालना है तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे एफ नेट का भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये F3 का होल स्क्वायर प्लस F1 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, दिस टर्म 0, देन तो यहाँ पे नेट क्या बचेगा आपका एफ नेट, ये तो ये हो जाएगा प्लस F2, तो ये आपका क्या बन जाएगा F2 प्लस अंडर द रूट F3 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, एक फॉर्मूला इसका ये भी बन जाएगा। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस आर ऑल द फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके हैं ये, इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला करेंगे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं कि होता क्या। फील्ड क्या होता है, कोई ना कोई एक एरिया होता है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा रहा होता है। जैसे हम लोग जानते हैं क्रिकेट फील्ड होती है, वहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी फील्ड होती है, वहाँ पे हॉकी खेला जाता है, एग्रीकल्चरल फील्ड होती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, ये यहाँ पे चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड होगी, जो चार्ज है अपना उसकी कुछ ना कुछ फील्ड होगी, ठीक है। जैसे अगर ये कोई चार्ज है लेट सपोज, तो इसके क्या है, इसके इन एंड अराउंड अपना कुछ ना कुछ एरिया बना रहा होगा, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी चार्ज की क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब ये फील्ड मैथमेटिकली होती किसके बराबर है, ये होती है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 Q बाय मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पे Q0 क्या है आपका, एक टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज, जो कि नियरली टू क्या है, 0 के इक्वल है। क्योंकि अगर हमको कोई भी चीज़ टेस्ट करनी होती है तो हम लोग बहुत ही छोटी वैल्यू लेके उससे उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है, E इज इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F बाय Q0, ठीक है। सेम अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड निकालता हूँ, तो पॉइंट चार्ज के लिए मेरा जो फोर्स आता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। अगर मैं दो यहाँ पे एक चार्ज ये लगता हूँ, दूसरा चार्ज Q0 को लेकर आता हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट चार्ज की, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, Q0 से। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए जो मेरे पास फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये क्या जाएगी आपके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास फील्ड आ जाएगी। अब यहाँ पे चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़े, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े। अब चार्ज की वैल्यू मुझे रखनी होगी तो मैं क्वांटाइजेशन से भी ला सकता हूँ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी उसको ला सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसके क्या है, पूरे के पूरे आपके ये सारे फॉर्मूले और उसको डेराइव करके यूज कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब डाइपोल का नाम से क्या समझ में आ रहा है कि दो पोल, डाई मतलब दो, तो दो पोल। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड एट सम स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड एट सम स्मॉल डिस्टेंस। तो जैसे क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट पोल, एक क्या है माइनस क्यू चार्ज, एक क्या है आपका प्लस क्यू चार्ज, ये कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है। अब सेपरेटेड है, हमने यहाँ पे 12 ही क्यों लिया, 12 लेने का भी एक कारण होता है कि हम लोगों को आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो दोनों के अगर हमको फोर्स और फील्ड निकालना है तो वहाँ पे हम लोग उसको इक्वेटोरियल मतलब 50-50 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर L लेते हैं तो L/2 करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हमको कैलकुलेशन में क्या पड़ेगा, टफ पड़ेगा। L/2 कैलकुलेशन में टफ पड़ेगा, बट अगर हम L करके लेते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान ईजी पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, उसको 12 ले लिया है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक
डाइपोल। इसके बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, पी वेक्टर से। वो किसके बराबर होता है, एनी चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, एनी चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने कोई एक चार्ज ले लिया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2m। अब इसी डाइपोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसी डाइपोल के लिए हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वो भी हम दो पोजीशन पे निकालते हैं। एक इसकी निकालते हैं हम एक्सियल पोजीशन पे, मतलब क्या है इसी की एक्सिस पे, और एक हम लोग निकालते हैं इससे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पे। तो जब हम ई एक्सियल पे निकालते हैं तो वो कितनी आती है आपकी, 2 kp बाय आर क्यूब। क्या आती है, 2 kp बाय आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या होता है, यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके ये जो पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, इसके सेंटर से होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, जनरली लोग क्या करते हैं, आर इसके यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये डिस्टेंस क्या है, आर इसके सेंटर से लेके वहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 2 kp बाय आर क्यूब। अगर इसको और भी लिखना चाहूँ तो k की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सिमिलरली अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अगर मैं ई इक्वेटोरियल पे अगर निकालना चाहूँ तो वो क्या होती है, kp बाय आर क्यूब। क्या होती है, kp बाय आर क्यूब। या इसको और कैसे करना चाहूँ तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर बाय आर वेक्टर। बाकी जब हम इसका प्रूफ करते हैं तो ये क्या है, स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या बनता है कि जो आपका r है वो क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन l है। इस केस के दोनों रिजल्ट ये होते हैं, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू यहाँ पे क्या आता है, आर भी ऊपर एक मल्टीप्लाई में रहता है, मतलब एल एक मल्टीप्लाई में रहता है, एल से एल कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट ये आता है, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले में भी आता है। तो ये क्या है, इस केस का एक स्पेशल केस है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या निकाली, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे हमने निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है, जैसे अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या है, सारी की सारी लाइनें रेडियली क्या जाती हैं, बिल्कुल आउटवर्ड निकलती हैं, ठीक है। सारी की सारी लाइनें क्या है, बाहर जाती हैं। जो नेगेटिव चार्ज है उस पर सारी की सारी क्या होती है, इनवर्ड होती है। इस पर आपके नीट में एक बार पीवाई के पूछा है, इसके ड्रॉप है कि किस प्रकार से आपका होगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इस प्रकार से ये जाएगा यहाँ से। बट इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हो, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक दूसरे को क्या है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ठीक है। और जो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो क्या बताता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मतलब टेंजेंट मतलब अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे एक ऐसे इस प्रकार से बनाता हूँ तो ये क्या बनाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। और अगर एक कंडक्टर है, मान लो लेट सपोज ये एक मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती, क्योंकि कंडक्टर में सारे चार्ज कहाँ होते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसके, तो अंदर कोई चार्ज होता नहीं। आगे हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे गॉस लॉ से कि जब भी हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाते हैं तो वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये सेम कंसेप्ट आपका माइक्रोवेव में भी लगता है। जब हम माइक्रोवेव में करते हैं, माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन के अंदर हमारा खाना गर्म नहीं होता। उसका कारण यही है क्योंकि स्टील क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर वेव्स जो है वो ट्रैवल नहीं करती हैं। और माइक्रोवेव का फिनोमेना यही होता है कि उसमें आपको जो वेव अंदर जाएगी, वेव क्या करेगी, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है आपका, जो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से, और उससे आपका खाना गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका फील्ड का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या है, टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैंने एक
डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इस पर मैंने क्या रखा, एक डाइपोल को रखा जिसके डिस्टेंस कितना है 2l माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि इसके बीच में नेट फोर्स कितना आएगा, तो जो नेट फोर्स आता है क्या है, अगर इस तरफ क्या लग रहा है प्लस का क्यू ई, इस तरफ क्या लगता है माइनस का क्यू ई, अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स क्या आएगा इसका 0, नेट फोर्स क्या आएगा इसका 0। और अब यहाँ पे अगर मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, क्या निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। ये क्या होता है, एक रोटेशनल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, रोटेशनल फोर्स। अब ये अगर डाइपोल इस प्रकार से रखा हुआ, फील्ड इसको क्या है घुमा के अपनी लाइन में अलाइन करना कोशिश करेगी, तो क्या करेगी, इसको अपनी जगह पे क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स है ये कितना है आपका क्यू ई है, यहाँ पे फोर्स कितना है क्यू ई। अगर यहाँ पे मैं एंगल थीटा बनाता हूँ तो ये वाला क्या होता है आपका, ये होता है 2l कॉस थीटा, ये वाला क्या होगा 2l साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2l साइन थीटा, तो इंटू 2l साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा q इंटू 2l ई साइन थीटा, और q इंटू 2l अभी हमने पढ़ा क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो ये होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसका हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला हो गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही हमको अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, अगले चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनाएंगे, तो यही टॉर्क का फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर एक इसके बाद कंसेप्ट आता है आपका एरिया। एरिया जनरली क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, एरिया जनरली क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। बट हमको अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मान लिया है कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होगी, यहाँ पे हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड्स। अगर ये कोई एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, फिर अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसका आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से कितनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। अब यहाँ पे मैंने ये इंट्रीगल पे ये जो सर्कल बनाया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम ये पूरी स्टडी किसके लिए कर रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस के लिए कर रहे हैं। इसके लिए कर रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए, या जिस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये फाई ई से डिनोट करते हैं, ई डॉट डी ए के बराबर होता है। अब इसी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आगे हमारा कंसेप्ट आता है क्या गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। वो क्या होता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द चार्ज एनक्लोज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। अब चार्ज कहाँ पे एनक्लोज करोगे, किसी आप गॉसियन सरफेस के अंदर। चार्ज कहाँ एनक्लोज करोगे, किसी एक गॉसियन सरफेस के अंदर। तो और ये किसके बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर है, तो ये इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी हमको बेसिकली 3 एप्लीकेशंस यहाँ पे पढ़नी है, 4 एप्लीकेशन। हमारे नीट के सिलेबस में कितनी एप्लीकेशन है 4, तो चारों एप्लीकेशन अभी हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन जो होती है वो है एक लाइन चार्ज के लिए। इसके लिए एक लाइन चार्ज के लिए, तो लाइन चार्ज के लिए क्या होती है, लाइन है उस पर क्या है पूरे के पूरे क्या है चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूट, पूरे के पूरे क्या है चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है λ/2πε0 r के बराबर होती है। इसका ये फॉर्मूला क्या आता है λ/2πε0 r, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2λ/4πε0 r, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू हमको जनरली पता होती है। ठीक है, फिर हम लोग एक इसके बाद निकालते क्या है एक प्लेन शीट के लिए। तो प्लेन शीट के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो आती है σ/2ε0। यहाँ पे सिग्मा क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे लैम्डा क्या था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो σ/2ε0 यहाँ पे डायरेक्शन भी आती है जिसको हम लोग n कैप से डिनोट करते हैं। अब ये तो क्या है, अगर मेरी पॉजिटिव प्लेट है, अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि अगर मेरे पास दो प्लेट है, मुझे एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, तीनों पे क्या निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो अगर मैं दोनों को एक पॉजिटिव प्लेट ले लेता हूँ, एक कौन सी प्लेट ले लेता हूँ, नेगेटिव प्लेट ले लेता हूँ, तो ये इस पर यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला क्या जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल, और नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, ये आगे हम जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में ये पूरा कंसेप्ट यूज होना है आगे, ठीक है। सेम सी पॉइंट पे भी क्या हो जाती है हमारी, जीरो, सी पॉइंट पे भी क्या हो जाती है हमारी, जीरो। तो ये क्या है आपका लाइन चार्ज के लिए, ये क्या है आपका शीट के लिए। इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन होती है हमारी, वो होती है क्या, स्फेरिकल शेल के लिए। इसके लिए होती है स्फेरिकल शेल के लिए। अब शेल क्या है, कंडक्टिंग बॉडी, सारा चार्ज का है इसके सरफेस पे पूरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा सरफेस पे। अगर सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे जो इसकी 3 जगह पे हम लोग निकालते हैं, एक आउटसाइड निकालते हैं, एक सरफेस पे निकालते हैं, और एक क्या निकालते हैं, इनसाइड निकालते हैं, ठीक है, यूजिंग गॉस थ्योरम। किसका यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग जब निकाल रहे हैं, तो अगर ए पॉइंट पे निकाल रहा हूँ आउटसाइड, तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, यहाँ से यहाँ तक का जिसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आप r मान लोगे, क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसके जैसा बिहेव करता है ये पॉइंट चार्ज के जैसा। जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वही क्या है, बाहर भी आएगी। फिर अगर मैं इसके सरफेस पे निकालता हूँ एट सरफेस, तो सरफेस पे क्या होता है, ये कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। बट कैच यहाँ पे आता है कि अगर मैं यहाँ पे इसके इनसाइड निकालता हूँ, कहाँ पे निकालता हूँ, इनसाइड, तो अभी हमने गॉस लॉ से क्या पढ़ा, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया जिसमें क्या होता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा है। बट अगर मैं ये सी गॉसियन सरफेस, सी सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस पे देखूँ, तो इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या हो जाएगी, जीरो। तो अभी हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने बोला था कंडक्टर के लिए क्या होती है, जीरो होती है, यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके लिए इसके ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ तक इसका रेडियस है, मतलब ये रेडियस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ तक जहाँ तक इसका क्या है, सरफेस नहीं आया था, r इज इक्वल्स टू आर, यहाँ तक क्या है, इसकी कोई फील्ड नहीं होगी। इसके बाद क्या है, ये 1/r स्क्वायर से क्या होगी, वेरी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है इसी में हमारा। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए लेना है, हमको स्फीयर के लिए लेना है। तो स्फीयर के लिए हम 3 पॉइंट पे निकालना है, एक क्या है आउटसाइड, एक क्या है सरफेस पे, तीसरा कहाँ निकालेंगे उसके इनसाइड। कहाँ पे निकालेंगे, इनसाइड। तो अगर मैं बाहर निकालता हूँ, लेट्स सपोज इसमें टोटल चार्ज कितना है, Q, जो चार्ज कितना प्रेजेंट है, Q। अगर मैं बाहर से निकालता हूँ तो गॉसियन सरफेस में ये क्या है, ये पूरा एक पॉइंट चार्ज जैसे ही बाहर के लिए जो आएगा पॉइंट चार्ज जैसे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल Q। यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल R मान लो पब्लिक क्या जाएगा, R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड के लिए, क्या हो जाएगा, आउटसाइड। अब मैं कहाँ लेता हूँ, इसके सरफेस पे, सरफेस में R इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस स्मॉल मान लेता हूँ, ई सरफेस पे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, निकल जाएगा आपका सरफेस। बट यहाँ पे खेल कहाँ, अंदर स्फेरिकल शेल के लिए क्या था, अंदर कोई चार्ज नहीं था। तो अगर अंदर कोई चार्ज नहीं था तो हम लोगों ने उसको इजीली जीरो कर दिया था। बट अभी तो यहाँ पे चार्ज, अगर मैं ये सरफेस लेता हूँ तो इसमें अंदर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, अंदर सर क्या है, कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या एक छोटा सा एरिया लेंगे, हम लोग छोटे वाले के लिए निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, पूरे वाले का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि स्फीयर क्या है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3D ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं रो की बात करूँ, तो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो इसके पूरे का जो बड़े वाले जो पूरा है
इसका रेडियस कितना है r, वॉल्यूम का जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, यही होगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे छोटे से चार्ज की एक ले लेता हूँ, इस चार्ज को मैं क्या बोल दूँ dq, और इसकी जो रेडियस है वो लेता हूँ x, कितनी है, तो ये का जाएगा 4/3 पाई x क्यूब, ये हो जाएगा। अब पूरा का पूरा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म है, सेम है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे 4/3 पाई क्यों हो जाएगा से कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं dq की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगी q into x cube upon r cube, ये हो जाएगी। फिर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालूं क्या होता है, E डॉट dA इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज क्या होता है, कितना चार्ज एनक्लोज है, dq एनक्लोज, और ये एरिया कितना है आपका, बोलो भाई, ये एरिया स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr स्क्वायर एरिया। वॉल्यूम क्या होता है r क्यूब में होता है, और एरिया क्या होता है r स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब स्मॉल r बाय कैपिटल R, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आता है। हम लोग यहाँ पे dq की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, एक इंटीग्रेशन करेंगे, हमारा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसका मेन ये है यहाँ पे ग्राफ। अब इसका ग्राफ क्या है, पहले r से वैरी कर रहा है, तो पहला वाला ग्राफ क्या होगा, सरफेस का स्ट्रेट लाइन होता है, फिर r इक्वल्स टू r तक ये जाता है, उसके बाद क्या है ग्राफ r इक्वल्स टू r पे ये r लेस देन r ग्रेटर देन r, ये दोनों ग्राफ पे आपके पीवाई को पूछ के जाए, ठीक है। यहाँ पे पूरे इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे हमने कवर कर दिए, ठीक है।